नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा। लापरवाह अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश। त्वरित निस्तारण करने वाले अधिकारी होंगे सम्मानित। मुख्य सचिव ने ली व्यय वित्त समिति की बैठक। राजकीय भवनों के निर्माणों में पारंपरिक वास्तु शैली का पालन करने के निर्देश। और 23 मार्च को धामी सरकार पूरा कर रही 3 साल का कार्यकाल। भाजपा करेगी प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। मंत्री का दावा, 3 साल में हुए सबसे बेहतर काम और जनहित के फैसले। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में सीएम हेल्पलाइन की वर्चुअल समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन 1905 में समय पर समस्याओं का निवारण न करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। जिन अधिकारियों के स्तर पर अधिक शिकायतें लंबित हैं उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए और लापरवाही बरते जाने की स्थिति में सख्त कार्रवाई भी की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनमानस की है, जन समस्याओं का त्वरित समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है। राजस्व विभाग, वन विभाग और शिक्षा विभाग में जन शिकायतों के समाधान में हो रही लेट लतीफी पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि अधिक समय तक लंबित प्रकरणों के मामलों में संबंधित अधिकारियों का स्पष्टीकरण लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया जाए। पेयजल से संबंधित अधिक शिकायतें प्राप्त होने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल की समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं। आगामी ग्रीष्मकालीन के दृष्टिगत भी प्रदेश में पेयजल की सुचारू आपूर्ति के लिए व्यवस्था पूरी की जाए। 180 दिन से अधिक समय से लंबित मामलों पर विशेष अभियान चलाकर उनका निस्तारण करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को दिए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन पर 5 लोगों की समस्याएं सुनी और उनका यथाशीघ्र समाधान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शासन द्वारा अनुमोदित सभी निर्माण कार्यों का समय से क्रियान्वयन करने की सख्त हिदायत दी है। सचिवालय में व्यय वित्त समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि राजकीय भवनों के निर्माण में उत्तराखंड की पारंपरिक वास्तु शैली और ग्रीन बिल्डिंग मानकों का सख्ती से पालन किया जाए। गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। मुख्य सचिव ने सभी कार्यों को निर्धारित समय में पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ईएफसी में 29,893 लाख रुपए से जनपद नैनीताल में स्थित बलिया नाला के उपचार कार्यों के पुनरीक्षित आगणन, जनपद उत्तरकाशी के नौगांव में श्री यमुनोत्री धाम मंदिर एवं जानकी चट्टी में श्री राम मंदिर से अखोरी पुल तक यमुना नदी के दोनों तरफ बाढ़ सुरक्षा कार्यों, चमोली भराड़ीसैंण में अवस्थापना निर्माण संबंधी कार्यों के तहत महिला हॉस्टल एवं मीडिया कर्मियों के लिए भवन निर्माण कार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक्स वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर देहरादून में एकेडमिक ब्लॉक के निर्माण कार्यों के प्रस्तावों पर अनुमोदन दिया। 23 मार्च को धामी सरकार 3 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। इन 3 वर्षों में किए गए कार्यों को लेकर भाजपा ने अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया है, जहां जनता को धामी सरकार की उपलब्धियां गिनाने का काम किया जाएगा। वहीं सरकार के इन 3 वर्षों को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इन 3 वर्षों में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में विकास की बयार बही है। जहां प्रदेश में कई महत्वपूर्ण कानून बनाए गए तो जनता से किए गए वादों पर भी सरकार खरा उतरी है। इस प्रकार से मैं समझती हूँ कि शायद ही ऐसी उपलब्धियां पूर्व में कभी जुड़ी होंगी, चाहे वो यूसीसी का लागू होना हो, चाहे वो 38 नेशनल गेम का पूरे देश भर का सबसे बड़ा इवेंट खेल के क्षेत्र का उसको आहूत करना हो, इन्वेस्टर सबमिट करना हो, या महिलाओं के हित में उनको 30% का आरक्षण देना हो, या हमारे राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देना हो, या सैनिकों के कल्याण के संदर्भ में विचार करना हो, महिलाओं के कल्याण के संदर्भ में विचार करना हो। मैं समझती हूँ कि धामी जी के नेतृत्व में गरीब वर्ग भी सशक्त हुआ है, महिला वर्ग भी सशक्त हुआ है, युवा वर्ग भी अधिकतम पूरी पारदर्शिता के साथ में रोजगार
आयोगों के माध्यम से लगातार उनको दिया जा रहा है। लगभग 20,000 से ऊपर हमारे युवा साथी रोजगार परक बन गए हैं। तो ये अपने आप में एक ऐसे ऐतिहासिक कार्य हैं जो कि पूर्व के कालखंड में देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन धामी जी ने हमारी इस देवभूमि को पूरे देश भर में पहली ऐसी भूमि के रूप में चिन्हित करवाया है जहां ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं। वहीं सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हर वर्ग का विकास हुआ है। जहां गरीबों को मुफ्त में इलाज मिला तो वंचितों को आवास मिला है। युवा मुख्यमंत्री ने जो कमिटमेंट किए उन कमिटमेंट्स को फुलफिल करते हुए नजर आए। युवा मुख्यमंत्री ने इस देवभूमि के देवित्व को बचाने की ईमानदार कोशिश की है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो वादा किया था यूसीसी लाने का, उस वादे को निभाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार के ऊपर मजबूत लगाम लगाई है और सबको साथ लेकर चलने की जो ईमानदार कोशिश थी उसे आगे बढ़ाया है। इसलिए उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति को बिना धर्म और जाति देखे अटल आयुष्मान और आयुष्मान भारत के माध्यम से मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। अगर हम धर्म के आधार पर भेदभाव हमारी सरकार करती तो सबको मुफ्त इलाज ना मिल रहा होता। अगर हम धर्म के आधार पर कुछ निर्णय लेते तो मुफ्त आवास लोगों को ना मिल रहे होते। सबको सारी योजनाओं का बराबर लाभ मिल रहा है। कहीं भी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति को रोका गया है और चीजों को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। विकासनगर के अंतर्गत चक्राता स्थित चिरमरी टॉप में वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण और वनाग्नि आपदा सुरक्षा व रोकथाम को लेकर वन पंचायत सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वन पंचायतों को सशक्त बनाने, जंगलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और वनाग्नि जैसी आपदाओं की रोकथाम के लिए ठोस रणनीति बनाना रहा। सम्मेलन के मुख्य अतिथि वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार वन पंचायतों को सशक्त बनाने और ग्रामीण स्तर पर वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। वहीं वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए हमें सामूहिक रूप से काम करना होगा। स्थानीय समुदाय की भागीदारी इस दिशा में बेहद अहम है। वहीं पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, जिसके लिए वृक्षारोपण करना और जंगलों को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। ये था कि देखिए वनाग्नि का समय भी शुरू हो रहा है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। किस तरह स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ हम वनाग्नि और जो मानव वन्यजीव संघर्ष है इसको किस तरह कम कर सके और किस तरह स्थानीय लोगों को इसके लिए जागरूक कर सके, उनके अंदर एक जिम्मेदारी का भाव भी बने और उनको मदद भी मिले। यही कारण था कि वन पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए ये वन पंचायत सम्मेलन किया गया, जिसमें 15,000 रुपये पर वन पंचायत को जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन पद के तहत दिया है। इसके साथ साथ हम लोग वन पंचायतों में 628 करोड़ का हर वर्ष मिशन भी शुरू करने जा रहे हैं, ताकि क्योंकि हम लोगों ने वन पंचायत अधिनियम में परिवर्तन करके वन पंचायत की भूमि पर जड़ी बूटी की खेती करने का जो प्राविधान किया कि वो की जा सकती है, ताकि वन पंचायतों के माध्यम से वन पंचायत से जुड़े हुए लोगों की आजीविका भी जुड़े और वो वनों को बचाने में अपनी भूमिका को और ज्यादा संवेदनशीलता के साथ करें। वहीं दूसरी ओर इस सम्मेलन में वन पंचायतों को आवश्यक संसाधन और जानकारी प्रदान करने पर जोर दिया गया। साथ ही जंगलों की सुरक्षा और वनाग्नि से निपटने के लिए नई योजनाओं पर भी चर्चा हुई। साथ ही इस दौरान वन सरपंचों को वनाग्नि से बचाने के लिए सुरक्षा किट और बेहतर प्रदर्शन करने वाले पंचायतों के सरपंचों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं सम्मेलन में उपस्थित चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने वन सुरक्षा को लेकर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए ठोस और सार्थक नीति के तहत काम करने की सलाह दी है। इस दौरान डीएम सविन बंसल ने कहा कि वनाग्नि जैसी आपदाओं से निपटने के लिए हमें आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना होगा। इस सम्मेलन के माध्यम से वन पंचायतों को जागरूक किया जा रहा है ताकि वे जंगलों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा सकें। और वन पंचायतों को जो दायित्व दिया गया है, जब तक वो मूर्त रूप से जमीन पर ना उतरे तब तक कोई फायदा होने वाला नहीं। क्योंकि प्रदेश के अंदर वनाग्नि लगातार जो है वन क्षेत्र को जो है अपनी चपेट में लेने का इस दिशा में प्रयास है, सार्थक होगा। सरकार को साधुवाद ये किया था और उनके रुके हुए रॉयल्टी एरियाज को दिया था, फॉरेस्ट रॉयल्टी एरियाज को, जिससे भी विसा धोन और फॉरेस्ट प्रोड्यूस से जो उनको मिलता है और कुछ अपने संसाधनों से भी उनको हमने धनराशि ट्रांसफर की थी। तो ये बहुत क्लियर कट देखा गया था कि कुछ वर्षों में जो हमारे वन अग्नि की जो घटनाएं हुई उनमें शार्प डिप था
एज कम्पेयर टू अर्लियर ईयर्स एंड सक्सीडिंग ईयर्स। तो ये एक अपने आप में एक डिस्क्रीट द्योतक है कि वन पंचायतों का क्या महत्व है हमारे फॉरेस्ट मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क में। इसी को देखते हुए हमारे अपने जनपद में लगभग 180 वन पंचायतें थी, उनको सक्रिय कर दिया गया है। जहाँ पर इलेक्शंस नहीं हुए थे उनके इलेक्शंस करवा दिए गए हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।